Hey everyone, welcome back to my YouTube channel कैन ऑफ बायोलॉजी विद आशना सिद्दीकी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स देखेंगे, फिर इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। जैसे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनमें से न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड किसका पार्ट होता है? न्यूक्लिक एसिड का एक मोनोमेरिक यूनिट होता है। तो इस ऐसे ही हम एक एक करके सबको देखेंगे, जिसमें प्यूरिन्स, पिरामिडिन्स, इनके नाम देखेंगे, नेमिंग्स देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की कैसे होती हैं। तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को भी ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बहुत ही ईजिली पूछ सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर भी ना प्रॉब्लम हो, आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम भी कर सकते हैं, जो कि कैन ऑफ बायोलॉजी के नाम से ही है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है कि उनको डिस्कवर किसने किया था फर्स्ट टाइम। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हु वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, या फिर न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो हमारा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्राइड राइस मिक्सचर। इसको आप एक इजी ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। फ्राइड राइस मिक्सचर जो कि हम डेली लाइफ में खाते हैं, फ्राइड राइस मिक्सचर, तो उसी के नाम से रिलेटेड है इन सर का नाम, फ्राइड रिच मिक्सचर। तो हमारा जो ये फ्राइड राइस मिक्सचर जी थे, उन्होंने क्या किया था, एक न्यूक्लियाई निकाला था पस सेल से, जो कि इस पस सेल का नाम था ल्यूकोसाइड्स। और वो कहाँ से निकाला था? एक डिस्कार्डेड बैंडेज से, डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेज से उन्होंने एक पस सेल्स को निकाला था, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। आपको ये याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एकदम से उन्होंने ये नहीं बोल दिया था कि ये न्यूक्लिक एसिड है। उन्होंने क्या करा था, एक पस सेल से, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, समझ लेना। पस सेल्स जो थी ल्यूकोसाइड, जिसका नाम था ल्यूकोसाइड्स, वो भी किस में से निकाला था? डिस्कार्डेड सर्जिकल बैंडेज से, जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। बट जो मेन नाम जिसने दिया था न्यूक्लिक एसिड, वो थे हमारे रिचार्ड अल्टमान, वो भी 1889 में। रिचार्ड अल्टमान ने 1889 में फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया था प्रोटीन फ्री मटेरियल। क्या ऑब्टेन किया था? प्रोटीन फ्री मटेरियल, जिन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तो फ्राइड राइस मिक्सचर ने न्यूक्लिन की खोज की थी, बट वो भी न्यूक्लिक एसिड ही था, बट उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। बट रिचार्ड अल्टमान ने 1889 में न्यूक्लिक एसिड उसको नाम दिया, जो कि हमारा प्रोटीन फ्री मटेरियल था। और उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। किसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके जब बनती हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भी हमारा न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, तो यही हमारा कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स। तो चलते हैं टाइप्स की तरफ। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नंबर फर्स्ट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड नंबर सेकेंड इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इन्हें हम आरएनए भी कहते हैं और इन्हें हम डीएनए भी कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इजीली बता सकते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये थे इनके टाइप्स न्यूक्लिक एसिड के। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? पहले हमने देखा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स अ मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक यूनिट होता है। सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल यूनिट होता है। तो इसके किस किस से इनके स्ट्रक्चर बनते हैं? तो इनके अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बेस दे रखा है, एक शुगर दे रखा है और एक फॉस्फेट ग्रुप दे रखा है, जो कि ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में अब हम देखेंगे एक एक करके
नाइट्रोजनस बेस के बारे में, शुगर के बारे में और फॉस्फेट के बारे में। अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक, प्लानर एंड रिलेटिवली वाटर इंसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजनस बेस जो है वो हाइड्रोसाइक्लिक होते हैं, प्लेनर भी होते हैं और वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, मीन्स पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, जो कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन बोथ डीएनए एंड एज वेल एज आरएनए, पिरामिडीन्स एंड प्यूरिन्स। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, डीएनए में भी होते हैं, ये आरएनए में भी होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडेन्स। अब हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स को। सो यहाँ पे एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे साइड में पिरामिडिन का स्ट्रक्चर है, उनको नेमिंग भी दे रखी है मैंने। तो ये जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है ये हमारी डबल रिंग में होता है। कैसी रिंग में होता है? डबल रिंग में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रिंग यहाँ है और एक रिंग यहाँ प्रेजेंट है। बट जो पिरामिडिन होती है ये हमारी सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर होती है। प्यूरिन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? हमें याद रखना है, जो प्यूरिन छोटा नाम है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, जो पिरामिडिन बड़ा नाम है उसका स्ट्रक्चर छोटा है। डबल रिंग है यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल रिंग है। क्या है? यहाँ पे डबल रिंग होती है और यहाँ पे सिंगल रिंग होती है। और हमसे कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि प्यूरिन्स में नाइट्रोजन किन किन नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन में नाइट्रोजन किन किन नंबर पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम। हमें क्या देखना है कि नाइट्रोजन यहाँ पे हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है? प्यूरिन में क्या आता है? यू, फिर यू फॉर अपर। क्या आता है? अपर। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है? ऊपर से। फर्स्ट वाले नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 7 पर है और 9 पर है। तो प्यूरिन में नाइट्रोजन की नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 1, 3, 7 एंड 9। 1, 3, 7 एंड 9। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये था हमारा प्यूरिन में नाइट्रोजन की नंबरिंग। अब चलते हैं पिरामिडिन में। तो पिरामिडिन में हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ पर है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि प्यूरिन में हमने अपर से नंबरिंग की थी, बट पिरामिडिन में हम लोअर से नंबरिंग करेंगे, बिलो से। तो नंबर 1 पे नाइट्रोजन कहाँ पर है? हमारा नीचे वाले सेक्शन में और उसके 3rd नंबर पे। तो पिरामिडिन में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। याद हो जाएगा आपको, प्यूरिन में यू होता है, विच मीन्स नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है? नंबर 1 से, अपर से, और पिरामिडिन में बिलो से, नीचे से। प्यूरिन के नाइट्रोजन नंबरिंग कहाँ से हुई है? अपर से, और पिरामिडिन में लोअर से। तो प्यूरिन में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? 1, 3, 7, 9 एंड पिरामिडिन में 1 एंड 3। 1 एंड 3। तो आपको इसके स्ट्रक्चर को लर्न करना है, याद करना है। आप इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और यहाँ पे हमारी डबल रिंग होती है और यहाँ पे सिंगल रिंग होती है। आई होप आपको प्यूरिन और पिरामिडिन के स्ट्रक्चर को क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जो बड़ा है वो प्यूरिन है और जो छोटा है वो पिरामिडिन है। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे, प्यूरिन्स में कितने टाइप्स के होते हैं और पिरामिडिन में कितने टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। सो सबसे पहले हमारा आता है प्यूरिन्स। सो इन प्यूरिन्स 2 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस with a purine ring composed of carbon and nitrogen. Carbon and nitrogen are found in DNA. The 2 common purine base in DNA and RNA are adenine and guanine. तो ये जो होते हैं हमारे प्यूरिन्स, ये हमारे डीएनए में भी प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों टाइप्स में ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स कितने टाइप के होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, इनका ट्रिक मैं बताती हूँ। आलू गोभी। आलू गोभी की सब्जी आप लोग को बहुत पसंद होगी, किसी किसी को पसंद होती है, किसी किसी को नहीं होती है। तो हमें इस ट्रिक से लर्न करना है प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं। आलू गोभी, जो कि डीएनए में भी इसी टाइप से होते हैं। डीएनए में 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो हमारे एडेनिन ग्वानिन, जो कि हमारे प्यूरिन्स होते हैं, और आरएनए में भी एडेनिन ग्वानिन, सेम यही होता है। तो इनमें क्या होता है, एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है 6 अमीनो प्यूरिन
और ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है 6 ऑक्सी 2 अमीनोप्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमीनोप्यूरिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ऑक्सीड अटैच है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 ऑक्सी अमीनोप्यूरिन। और यहाँ पे क्या है, अमाइन ग्रुप अटैच है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच है। एक बार मैं आपको अच्छे से क्लियर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप अटैच है एडिनिन में, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, 6 अमाइनोप्यूरिन, 6 अमाइनोप्यूरिन। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 था, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 6 नंबर पे आ रहा है ना अमाइन ग्रुप, तो इसको हमने नाम दे दिया 6 अमाइनोप्यूरिन। और ग्वानिन में देखते हैं, यहाँ पे 6 ऑक्सी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सी अटैच है, तो इसका नाम क्या हो गया, 6 ऑक्सी 2 अमाइनोप्यूरिन। 2 नंबर पे भी अमाइन है, ओ या वन मोर पॉइंट, 2 नंबर पे क्या है, अमाइन, और 6 नंबर पे क्या है, ऑक्सी। तो एडिनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 6 अमाइनोप्यूरिन, और ग्वानिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 6 ऑक्सी 2 अमीनोप्यूरिन। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये ईजिली लर्न हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ही लर्न होता है। अगर आप 2 से 3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको जल्दी लर्न होने की संभावनाएँ हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्यूरिन जो होती है वो डबल स्ट्रक्चर होती है, तो एडिनिन का भी स्ट्रक्चर डबल है और ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी डबल है। पर आगे हम जब पिरामिडिन्स देखेंगे तो वो हमारे कौन से होंगे, सिंगल रिंग। चलते हैं आगे पिरामिडिन्स की तरफ। आई होप आपको प्यूरिन्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अब आते हैं हम पिरामिडिन्स की तरफ। तो पिरामिडिन्स में भी 2 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। बट पॉइंट ये है कि डीएनए में जो 2 टाइप होते हैं वो होते हैं हमारे थायमीन एंड साइटोसिन। ये कौन से प्रेजेंट होते हैं इनमें, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। और आरएनए में अलग होते हैं। आरएनए में थायमीन से रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल, यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है। ये होता है हमारा आरएनए में। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला मैंने, पिरामिडिन्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए में और आरएनए में। वैसे यहाँ पे 3 डायग्राम है, ऐसा मत समझिएगा कि डीएनए में 3 टाइप के होते हैं या आरएनए में 3 टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। द 2 मेजर पिरामिडिन बेस फाउंड इन डीएनए आर थायमाइन, जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे थायमाइन, एंड सेकेंड वन साइटोसिन। साइटोसिन डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। जो एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं वो यूरेसिल और थायमाइन, यूरेसिल और थायमाइन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो अब हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। तो जो हमारा थायमाइन का स्ट्रक्चर है, थायमाइन के स्ट्रक्चर में क्या है, 5th नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 और 4 पे डाईऑक्सी पिरामिडिन है। 2, 4 पे आप देख सकते हैं ऑक्सी ग्रुप अटैच है, तो जब 2 होते हैं तो हम उनको नाम क्या देते हैं, डाईऑक्सी पिरामिडिन। और 5th नंबर पे क्या अटैच है हमारा, मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे आप नंबरिंग देख सकते हैं, 1, 2, 3 ऑलरेडी है, 4, 5 एंड 6। इसमें क्या हुआ है, हमें थायमाइन का सिंगल स्ट्रक्चर दे रखा है। जैसे कि मैंने बताया था पिरामिडिन में सिंगल रिंग होती है, तो ये भी सिंगल रिंग है, बट इसमें 5th नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 और 4 नंबर पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको हमें क्या नाम दिया गया है, 5 मिथाइल 2, 4 डाईऑक्सी पिरामिडिन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, 5 मिथाइल 2, 4 डाईऑक्सी पिरामिडिन। तो ये था हमारा थायमाइन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर। हम कलर चेंज कर लेते हैं। साइटोसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप देखिए, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप अटैच है, ऑक्सी ग्रुप अटैच है। और कहीं पे कुछ अटैच है, यस, 4th नंबर पे अमाइन ग्रुप अटैच है, 4th नंबर पे अमाइन ग्रुप अटैच है। तो बस इसमें 2 ही रिंग्स अटैच हैं, एक ऑक्सी ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है।
तो ये हमारी सिंगल रिंग होती है पिरामिडीन की, जिसको हमने साइटोसिन नाम दिया है। और इसका साइटोसिन के स्ट्रक्चर का नाम क्या है? 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन। 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरामिडीन। तो ये है हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर, जो डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है। अब चलेंगे यूरेसिल की तरफ, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? आरएनए में। यूरेसिल में भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे भी हमने नंबरिंग कर ली। अब हम इसमें समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर है हमारा ऑक्सी ग्रुप। नंबर 2 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है और नंबर 4 पे ऑक्सी ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये बहुत ही सिंपल था, 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडीन। 2,4 डाईऑक्सी पिरामिडीन। तो जहाँ हमें देख रहे हैं 2 ऑक्सी ग्रुप अटैच हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सी ग्रुप अटैच हैं, अमाइन ग्रुप अटैच नहीं है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हमारा यूरेसिल। आपको इनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझना है और क्लियर कर लेना है, तभी आगे बढ़ना है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे जाके बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए, जो कि बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पिरामिडीन्स के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से बताया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है? प्यूरिन्स, एडेनिन। एडेनिन का नाम क्या बताया था मैंने? 6 अमाइनो प्यूरिन, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर पे अमाइन ग्रुप अटैच था। ग्वानिन का नाम क्या बताया था मैंने? 6 ऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर पे ऑक्सी ग्रुप अटैच था और 2 नंबर पे अमाइन ग्रुप अटैच था। तो 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। तो प्यूरिन जो थे डीएनए में और आरएनए में, दोनों में ये सेम ही नाइट्रोजनस बेस पाया जाते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। बट इन पिरामिडीन्स, इनमें 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर हमने दिखाए थे, जो कि इस टाइप से थे कि डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? थाइमाइन एंड साइटोसिन। बट इन आरएनए, यूरेसिल एंड साइटोसिन। इनमें बस थाइमाइन और यूरेसिल का रिप्लेसमेंट हो जाता है, बाकी इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पिरामिडीन्स को लर्न करने का ईजी ट्रिक है हमारा कट। क्या है? कट। जैसे इससे प्यूरिन में क्या था? आलू गोभी, एडेनिन ग्वानिन। तो आलू गोभी को हमें करना है कट। आलू गोभी को हमें क्या करना है? कट, काटना है। तो ये था हमारा प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स को लर्न करने का ट्रिक, आलू गोभी कट। आई होप आपको प्यूरिन्स, पिरामिडीन्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं वो हमारा क्या है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? नाइट्रोजनस बेस पढ़ लिया, जो कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में था। अब हम देखेंगे शुगर। तो जैसे कि मैंने बताया, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उन्हीं के लिए उनके शुगर जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर किसके लिए होता है? डीएनए के लिए। और राइबोस शुगर किसके लिए होता है? आरएनए के लिए। Which means deoxyribose sugar is found in DNA as well as ribose sugar is found in RNA। तो अब हम यहाँ बात करते हैं आरएनए की, या फिर राइबोस शुगर की हम कह सकते हैं। तो ये जो होता है, ये हमारा 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है? 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होता है, अटैच विथ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑन ईच कार्बन। जैसे कि मैंने बताया, ये 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होता है, जिसमें क्या होता है? हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो ये क्या है? हमारा राइबोस शुगर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, राइबोस शुगर इज फाउंड इन आरएनए। इट इज़ अ 5 कार्बन मोनोसेक्राइड विद अ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑन ईच कार्बन। तो ये था हमारा राइबोस शुगर। अब देखते हैं नेक्स्ट राइबोस शुगर, और इसमें मैं डिफरेंस भी बताऊंगी। राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस आपको सिमिलर लग रहा होगा, बट एक पॉइंट पे जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच था राइबोस में, बट डीऑक्सीराइबोस में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। ये कहाँ पर होता है?
ये भी हमारे 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होते हैं, बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन की लैकिंग होती है, कमी होती है, वो भी कहाँ पे, सेकेंड पोजीशन पे। तो क्या होता है इसमें, एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ पे हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच नहीं है। एक जगह पे 2 प्राइम फेज में हाइड्रोजन है, किससे रिप्लेस हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। राइबोज में क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, बट डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे एक ऑक्सीजन की लैकिंग है, तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन अटैच है। तो बस इन दोनों स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बस इतना माइंड में रख लीजिएगा। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है राइबोज से कंपेयरिंग में, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम होता है। तो ये था हमारा शुगर। अब तक हमने क्या देख लिया? न्यूक्लिक एसिड देख लिए, न्यूक्लियोटाइड्स देख लिए, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन, पिरामिडीन, शुगर, जैसे कि मैंने अभी तक आपको क्लियर करा दिया ये सब। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सारे टॉपिक्स को इनके स्ट्रक्चर्स के बेस पे समझाया है, तो आप मेरी आवाज़ को सही से सुनिएगा। मैंने क्या क्या बोला है उसको नोट डाउन कर लेना। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। इससे पहले हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से बना था? शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और एक फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड हम कुछ भी कह सकते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज आता है डीएनए या आरएनए में। बट इन न्यूक्लियोसाइड्स हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, शुगर प्लस बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। वो एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आप इन स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं क्या दे रखा है, एक शुगर दे रखा है और एक बेस दे रखा है, एक शुगर दे रखा है और एक बेस दे रखा है। तो शुगर और बेस के एडिशन से, सम से न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डबल रिंग है, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये प्यूरिन हो सकता है या पिरामिडीन्स? ये हम क्लिस्टर क्लियर दिख रहा है कि ये डबल रिंग है, विच मीन्स डबल रिंग प्यूरिन। डबल रिंग है तो प्यूरिन और सिंगल रिंग है तो पिरामिडीन। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्यूरिन की जगह पे एडेनिन या फिर ग्वानिन, आलू गोभी या फिर कट, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अगर ये आरएनए है तो इसमें थायामीन नहीं होगा, और अगर ये डीएनए है इसमें यूरेसिल नहीं होगा। साइटोसिन दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। जब एक शुगर और नाइट्रोजनस बेस ज्वाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड को। और इसमें आप ये देखिए 2 पॉइंट और रह रहे हैं इस टॉपिक में हमारे। ये देखिए, ये जो हमारा बॉन्ड है किसके बीच में? शुगर और बेस के बीच में। इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक शुगर है और एक बेस है, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है, जॉइन जो कर रहा है, उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपको सेकंड पॉइंट में ये देखना है, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ आ रहा है। बीटा, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में बेस ऊपर साइड अटैच हो, अबव द प्लेन, कहाँ पे? अबव द प्लेन, जब शुगर से बेस अटैच हो तब हम यूज़ करते हैं बीटा। और जब इस केस में, किसी भी केस में जब नीचे अटैच हो कोई भी बेस, तो उसमें, उस केस में हम कहते हैं अल्फ़ा। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बीटा क्यों दे रखा है। तो बीटा इसलिए देते हैं जब अबव द प्लेन हो शुगर से, और जब बिलो द प्लेन होता है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ आता। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है बहुत हद तक कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इसकी नीड है, आपको लगता है कि उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप उसको भी शेयर कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट आता है न्यूक्लियोसाइड में ही, जब यहाँ पे देखिए, जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है प्यूरिन में, ये डबल रिंग है तो इससे पता चल रहा है ये प्यूरिन है, और ये हमारी सिंगल रिंग है, इससे पता चल रहा है पिरामिडीन है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रिंग घूमती है
किसकी, जैसे कि बेस की, यहाँ देखिए 9 से अटैच हो रहा है, बट जो हमारा डबल रिंग का एक फेज है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, विच मीन्स वो हमारा सिन प्यूरिन है। किसी किसी स्ट्रक्चर में सिन लिखा हुआ आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना। सिन मतलब जब वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हो, बट जब क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में, ये जो हमारा है ये राइट साइड जा रहा होगा डबल रिंग का एक फेज, तो वो हमारा हो जाएगा एंटी प्यूरिन। क्या हो जाएगा? एंटी प्यूरिन। सेम ऐसा ही एंटी पिरामिडिन में होगा। तो ये भी आपको रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिन एंटी का डिफरेंस। आप स्क्रीनशॉट भी लेके इसे रख सकते हैं, नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपकी विश है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, यही मेरा रियल एजेंडा है। तो अब हम देखेंगे नेमिंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो जो हमें बताते हैं ना, कितने सारे टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं एटीपी, एडीपी, इनका नाम कहाँ से आया है? ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड से ही मिलके इनके, तो आप इन्हें देख लेना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड जब आरएनए में होता है तो उसे एडिनोसिन कहते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए में होता है तो एडिनोलाइल कहते हैं। तो इन्हें आप लर्न कर लेना इसका स्क्रीनशॉट लेके। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो आधे घंटे की वीडियो और हमारी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अभी तक हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड्स, तो पॉली से क्या समझते हैं? बहुत सारे। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनते हैं तो वो होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसके अंदर जो हमारा एक मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉन्ड अटैच होता है, जिसको कहते हैं, जब फॉस्फेट एक दूसरे से अटैच होता है उसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो यहीं तक का आज का मेरा वीडियो था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैन ऑफ बायोलॉजी विद आशना सिद्दीकी। थैंक यू।